So welcome back another video of Indian economy on the eve of independence। तो इससे पहले हम दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसमें हमने ओवरऑल फीचर के बारे में बात करी थी इंडियन इकोनॉमी के, और एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मींस कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन क्या थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कंडीशन थी वो क्या कंडीशन थी, किस सिचुएशन में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो वहां पर भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो वर्ल्ड फेमस था अपनी हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। तो हम बहुत ज्यादा क्या करते थे, अपनी हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट होता था और उसकी बहुत ज्यादा हमारे हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स हैं उसकी डिमांड हुआ करती थी। बट जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो यहाँ पर रूलिंग स्टार्ट करी, उसके बाद किस तरीके से उसने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, उस चीज के बारे में हमको यहाँ पर समझना है बेसिकली। तो अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अपने उस टाइम पर 1947 से पहले, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो बहुत ज़्यादा डिमांड थी वर्ल्ड में, और बहुत ज़्यादा हम वर्ल्ड में क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे अपनी हैंडीक्राफ्ट गुड्स को। बट धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद, उनकी रूलिंग होने के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर इनके हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बहुत डिमांड है। तो उन्हें ये था कि किस तरीके से हम अपना जो ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट है उसको इंडियन मार्केट में बेचें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने एक न्यू तरीके की, एक नए तरीके की एक टैरिफ पॉलिसी, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इंडिया में इंप्लीमेंट कर दी। और यही डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो है मेन रीजन रहा है हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिके होने का। जैसे कि यहां पर है, द मेन रीजन फॉर द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अब एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी क्या, देखो और बड़े ध्यान से समझो। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि जो इंडिया है वो इंडिया रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा सोर्स है और फिनिश प्रोडक्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। यानी कि यहां से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है, और जो भी वो फिनिश गुड बनाएंगे उसको इंडियन मार्केट में इजीली सेल किया जा सकता है। तो इसी को लेकर के उन्होंने जो टैरिफ पॉलिसी बनाई, वो टैरिफ पॉलिसी क्या थी, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड द टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। यानी कि हमारे देश से टैरिफ फ्री रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना, कहां, ब्रिटेन में, और उसी रॉ मटेरियल के थ्रू इंडस्ट्रियल गुड प्रोड्यूस करके, फाइनल गुड प्रोड्यूस करके उसको इंडियन मार्केट में ही सेल करना। यानी कि टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करी, और इसी के वजह से क्या हुआ, जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो डिके हो गया। अब एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये समझो, जो टैरिफ्स होते हैं, हमें मालूम है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर क्या लगते हैं, टैक्स लगते हैं कई तरीके के, तो यही वो टैक्स होते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता है तो उस टैक्स के लगने से उस प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। और ऐसे केस में फिर उन हाई प्राइसेस पर पॉसिबिलिटी ये होती है कि लोग कम गुड्स परचेज करें। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारे यहां से वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे उसको क्या कर दिया, टैरिफ फ्री कर दिया। यानी कि उसके ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो हमारा रॉ मटेरियल था वो बहुत कम प्राइसेस पर ब्रिटेन जा रहा था। तो यानी ब्रिटिशर्स के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना बहुत सस्ता पड़ रहा था। तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल हमारे यहां से परचेस करते थे, फिर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते थे फिनिश गुड में अपनी ब्रिटेन में, और फिर उस फिनिश गुड को इंडियन मार्केट में ही कैसे सेल करते थे, टैरिफ फ्री। क्योंकि अगर टैरिफ लगा देते उसके ऊपर तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते, फिर यहां पर उन गुड्स को कोई परचेज नहीं करता, तो उनको भी उन्होंने क्या रखा, टैरिफ फ्री रखा। तो इस वजह से उनके जो प्राइसेस थे, जो ब्रिटेन में गुड्स बन रही थी, वो भी बहुत कम थे और इजीली इंडिया में क्या हो रहे थे, वो सेल हो रहे थे। तो ये एक तरीके की टैरिफ पॉलिसी जो थी, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, और उसके थ्रू हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस था, उसको क्या कर दिया, सिस्टमैटिकली उसका डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको कह सकते हैं। दूसरी तरफ एक और काम इन्होंने किया कि अपने साथ, यानी कि ब्रिटेन के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था उसको तो क्या रखा इन्होंने, टैरिफ फ्री रखा, बट
ब्रिटेन के अलावा अदर किसी कंट्री के साथ में अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब उससे क्या हुआ, जैसे अभी बताया कि टैक्स लगेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे। अब हमारे जो एक्सपोर्ट होते थे उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। अब जिस कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहे थे वहां पर उस पर्टिकुलर कंट्री को हमारे प्रोडक्ट कैसे मिलने लगे, बहुत हायर प्राइसेस पर मिलने लगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसकी डिमांड कम कर दी। इसी तरीके से अगर हम कुछ इंपोर्ट करते थे अदर किसी कंट्री से तो उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिए। उससे क्या हुआ, जो वो गुड्स हमारी कंट्री में आ रही थी वो भी क्या हो गई, उसके प्राइसेस बढ़ गए, तो उसकी डिमांड जो है हमारे इंडियन मार्केट में खत्म हो गई। तो यानी कि इस तरीके से इस टैरिफ पॉलिसी के थ्रू, इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा वर्ल्ड के साथ में जो ट्रेड होता था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और जो ट्रेड रह चुका था वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में था, ब्रिटिश बोल सकते हैं कि ब्रिटेन के साथ में था। उसके अलावा बाकी किसी कंट्री के साथ में हम लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज ये हुई कि जैसे ही ये जो टैरिफ पॉलिसी के थ्रू जब ब्रिटिश प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आने लगा तो धीरे धीरे हमारी कंट्री में अपने ही जो प्रोडक्ट्स थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे, उनकी डिमांड कम हो गई। क्योंकि इससे हुआ क्या, ब्रिटेन में हमको मालूम है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तो ब्रिटेन से जो गुड्स बनकर आ रही थी वो कैसी थी, वो मशीन मेड प्रोडक्ट थी और हमारी गुड हैंडमेड बनती थी। और हमें मालूम है कि जब भी हैंडमेड प्रोडक्ट और मशीन मेड प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन होगा तो उस कॉम्पिटिशन में हमेशा जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं वो आगे चले जाएंगे। सेम कहानी हमारे साथ हुई, मशीन मेड प्रोडक्ट आए, कंपटीशन हुआ, तो धीरे धीरे हमारी जो गुड्स थी, जो हैंडमेड गुड्स थी, उसकी डिमांड खत्म हो गई। इवन जो इंडियंस थे हम लोगों ने ही अपनी गुड्स को परचेज करना बंद कर दिया और उसकी जगह पर हम जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने लगे। दूसरी चीज ये भी थी, इसका रीजन ये भी था डिके होने का या अपनी गुड्स को परचेज ना करने का, कि हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे वेस्टर्न कल्चर से। वेस्टर्न लाइफ स्टाइल सबको पसंद आने लगी थी, तो हम वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे थे। तो हम चाह रहे थे कि हम भी ब्रिटिशर्स जैसे दिखें, उनके जैसे हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो। तो हम धीरे धीरे ब्रिटेन की जो गुड्स थी, जो ब्रिटिश गुड्स थी, उनको परचेज करने लगे और अपनी जो गुड्स थी उसको धीरे धीरे हमने परचेज करना बंद कर दिया। और यही रीजन रहा कि हमारे यहाँ पर जो ये हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, ये सिस्टमैटिकली धीरे धीरे स्लोली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो सिर्फ ब्रिटेन की गुड्स ही हम लोग परचेज कर पा रहे थे। तो ये डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, जिसका मेन रीजन क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसका भी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा स्लो ग्रोथ था। एटलीस्ट अगर हम सही उसमें देखें, मायने में देखें, तो वो ग्रोथ था ही नहीं। अगर हम बोले बहुत ही लो लेवल पर वो ग्रोथ था, बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा था। इट मीन्स कि मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पर कुछ था ही नहीं हमारे पास। ठीक है, जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री थी वो थी, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी किसी तरीके की मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो इसके बेसिस में कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। देखिए, जैसे पहला है फर्स्ट पॉइंट कि इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल वर सेटअप। स्टार्टिंग में सिर्फ कॉटन और जो जूट टेक्सटाइल्स थी सिर्फ वही सेटअप हुई, जिसमें कि बेसिकली जो कॉटन था वो हमारा वेस्टर्न जो इंडिया था, बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात, उसके पर ही ज़्यादातर जो कॉटन मिल्स थी वो सेटअप हुई हैं। और जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जूट की, ये बेसिकली बंगाल जो हमारा एरिया है उस पर सेटअप हुई थी। इसके अलावा बाकी और किसी प्लेस पर ये मिल्स जो हैं वो सेटअप भी नहीं हुई थी। तो सिर्फ जूट और कॉटन ही टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई थी। फिर बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आयरन एंड स्टील कंपनी केम अप। फिर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो आयरन और स्टील कंपनी है वो आई। ठीक है, टिस्को आया। इसके अलावा देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया। किसी तरीके की कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नहीं थी। तो कैपिटल गुड्स आप जानते हो, कैपिटल गुड्स जो कि मशीन्स होगी, प्लांट्स हो गए, जो कि फर्दर आगे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके की कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नहीं थी। तो जो भी हम इस तरीके के गुड्स की हमको रिक्वायरमेंट होती थी तो वो सारी के सारी हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे फॉरेन कंट्री से। हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्री इन जीडीपी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लो।
और अभी तक जो कंट्रीब्यूशन था हमारी इंडस्ट्रीज का किसमें, जीडीपी में, वो बहुत ही ज्यादा लो था, एक्सट्रीमली लो था। अभी भी ये बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था, और होता भी कैसे, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी 1947-48 तक बहुत ज्यादा लो था हमारे यहाँ पर। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। जो स्टेट का पार्टिसिपेशन था किस चीज में, प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड था। गवर्नमेंट बेसिकली जो फोकस कर रही थी वो अभी भी रेलवे और कम्युनिकेशन के ऊपर ही उसका फोकस था, मॉडर्न इंडस्ट्री के ऊपर अभी भी गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं था। इसलिए जो प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो बहुत लिमिटेड था गवर्नमेंट की तरफ। इसको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा कि किस तरीके से फिर गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी थी वो लेकर आई और क्या चीज़ें काम गवर्नमेंट ने किए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज है। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो इनको एक्सप्लेन करने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो इन पॉइंट्स के बेसिस में हम यहां पर एक ओवरऑल डिस्कशन तो नहीं, कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। जो हम बात कर सकते हैं कि अगर ब्रीफली हम बात करें तो क्या हुआ, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। जो हमने पहले बात कर ली कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया। सेकेंड, मॉडर्न इंडस्ट्री सोड अ ब्लीक एक्सपेंशन। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसका जो ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा लो था। अभी जस्ट बात करें कि मॉडर्न इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था वो बहुत स्लो था ही नहीं। अगर हम बात करें, कैपिटल गुड इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी वो हमारी बोल सकते हैं इकोनॉमी में नाम ही नहीं था उसका। जैसे यहां पर हमने बात करा कि हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया, तो इस तरीके की कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी हमारी इकोनॉमी में। तो ये कुछ रीजंस थे जिन वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन बहुत खराब थी इन 1947-48 के आसपास। और इसका जो मेन रीजन रहा है, जो भी रीजन हम बात करें तो सिर्फ एक ही रीजन निकल के आता है, वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वही रीजन है, उन्हीं के वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी ये कंडीशन हुई थी। क्लियर होगी बात? तो आई होप ये समझ में आ गया हो। बाकी आप अगर ये नोट करना चाहें इन पॉइंट्स को तो आप नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रेड है हमारा उस ट्रेड के बारे में हम समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।